तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है, कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं है। मैं मनीष कुमार सिंह, आपका बायोलॉजी ट्यूटर। स्वागत है आपका अपना एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का सेकेंड लेक्चर, और इसका जो फर्स्ट लेक्चर था उसको काफ़ी बच्चों ने लाइक किया, और उस लाइक से मेरे अंदर एक एनर्जी का संचार हुआ, जिसके लिए हम मजबूर हो गए कि सेकेंड लेक्चर को आप सभी के बीच लेकर आएं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सेकेंड लेक्चर भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो चलते हैं, हम देखते हैं कि इस लेक्चर में क्या है। आप देख रहे हैं इस सेकेंड लेक्चर की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन से। इसमें जो ये मल्टीपल फ्यूजन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये रिप्रोडक्शन में हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग टाइप्स को स्टडी किए हैं। उसमें से जो बच गया है उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन क्या है और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल फ्यूजन होता है, जिससे ऑर्गेनिज्म अपनी संख्या को बढ़ा पाते हैं। तो देखते हैं, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड इनटू मेनी सिमिलर डॉटर इंडिविजुअल्स। यानी ये जो मल्टीपल फ्यूजन है एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है जिसमें पेरेंटल बॉडी जो होता है डिवाइड होकर बहुत सारे डॉटर इंडिविजुअल्स का निर्माण करता है, और वो भी डॉटर इंडिविजुअल्स जो होता है एक दूसरे के सिमिलर और आइडेंटिकल होते हैं। किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में होता है? तो आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, अमीबा में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम एक मलेरियल पैरासाइट्स है, जो यही प्लाज्मोडियम जो मादा एनोफिलिस मच्छर के अंदर रहता है, जब वो हमें काटता है लोग, तो ये प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाता है, और उसके चलते हमारे शरीर में एक बीमारी होता है, जिस बीमारी को हम लोग मलेरिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि अमीबा में और प्लाज्मोडियम में कैसे मल्टीपल फ्यूजन होता है, इसको समझते हैं। तो मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, एक एक पॉइंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर किया जाएगा, और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो, समस्या आए, तो आप कमेंट करके हमसे ज़रूर बताएं। हम आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपके एक एक पॉइंट को क्लियर कराते चलेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अमीबा में जो मल्टीपल फ्यूजन होता है किस कंडीशन में होता है। जैसे अमीबा में हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि बाइनरी फ्यूजन होता है, जिसके द्वारा अपनी संख्या को ग्रो करता है। लेकिन अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन भी होता है, लेकिन वो किस कंडीशन में होता है? तो ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा withdraw its pseudopodia and secretes a 3-layered thick covering the cyst wall around itself। सबसे पहला बात है कि अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में होता है तो उसमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स है वो मल्टीपल फ्यूजन होता है, लेकिन अगर वो फेवरेबल कंडीशन में रहेगा तो उसमें रिप्रोडक्शन होगा तो कैसा होगा? बाइनरी फ्यूजन होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन होने लगता है कि अमीबा में किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है,
बाइनरी फ्यूजन होता है या मल्टीपल फ्यूजन होता है, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ रहा है तो उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि कंडीशन दिया है या नहीं दिया है। अगर कंडीशन दिया है फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो उसमें कौन सा फ्यूजन होगा, तो मल्टीपल फ्यूजन होगा। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन है, अब उसमें पूछा जा रहा है कि अमीबा में किस टाइप का फ्यूजन होगा, तो वहां पे हम बताएंगे बाइनरी फ्यूजन। और यहां पे देखिए क्या करता है, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर अमीबा यानी स्यूडोपोडिया के द्वारा कुछ केमिकल्स को सीक्रेट करता है, जिसके चलते 3 लेयर्ड का एक ठीक कवरिंग बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट वाल के नाम से जानते हैं। और ये सिस्ट वाल जो होता है उस अमीबा के चारों तरफ से उसको क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। दिस फिनोमेनॉन इज कॉल्ड इनसिस्टेशन, यानी ये जो घटना है इसे हम लोग इनसिस्टेशन के नाम से जानते हैं। जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आने पर वो चारों तरफ से एक थिक 3 लेयर्ड का कवरिंग बना लेता है, जिसको हम लोग सिस्ट वाल कहेंगे या सिस्ट कहेंगे। और इस प्रोसेस को, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, इनसिस्टेशन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, ऑन रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस द इनसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूसेस मेनी मिनट अमीबी कॉल्ड स्यूडोपोडियोस्पोर्स। यानी जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल कंडीशन में आता है तो उसके अंदर जो भी अमीबा का पेरेंटल बॉडी है वो क्या करता है, तो बार बार उसका न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद से बहुत सारे यानी मिनट अमीबी का प्रोडक्शन करते हैं। और आप देख रहे हैं कि इस मिनट अमीबी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पर ध्यान रखिएगा कि स्यूडोपोडियोस्पोर्स अगर आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में आने पर अंदर बार बार उसमें मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा डिवीजन होता है, तो डिवीजन होने के बाद जो बहुत सारा छोटे छोटे अमीबा बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। द सिस्ट वाल रप्चर्ड टू रिलीज द स्यूडोपोडियोस्पोर्स इन द सराउंडिंग मीडियम। जब सिस्ट वाल जो बाहर से कवरिंग हुआ था, जब वो रप्चर्ड करता है, फटता है, तो फटने के बाद से उसमें से जो भी ये स्यूडोपोडियोस्पोर्स है, जिसको हम लोग मिनट अमीबी के भी नाम से जानते हैं, वो सभी क्या होते हैं, सराउंडिंग मीडियम में बाहर आ जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि दे ग्रो अप टू मैच्योर अमीबी, और वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होकर वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करते हैं और मैच्योर फॉर्म में जीवित रहते हैं। इसी चीज़ को हम लोग इसके इमेज और डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि ताकि आपको एक एक पॉइंट अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आप देखिए, आपके लिए एक बेहतरीन सा इमेज को डिजाइनिंग किया गया है कि ताकि अभी जो आप मल्टीपल फ्यूजन पढ़े थे अमीबा में, उसको आसानी से और अच्छे ढंग से समझ सके। तो आपको अभी बताया गया कि ये पेरेंट बॉडी है अमीबा का, अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आता है तो वो क्या करता है, ये 3 लेयर का ये कवरिंग है, जिसको हम लोग सिस्ट वाल के नाम से जानते हैं, ये चारों तरफ से क्या करता है, कवर्ड कर देता है कि ताकि इसको जीवित रख सके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, और आपको पता है कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो फर्स्ट स्टेज में है, सेकेंड स्टेज में जाता है तो इसके अंदर का जो न्यूक्लियस है बार बार डिवाइड करके बहुत सारे न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस का प्लूरल वर्ड होता है न्यूक्लियाई।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डॉटर न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होने के बाद से जब फेवरेबल कंडीशन आता है, कौन सा कंडीशन? फेवरेबल कंडीशन, जब रिटर्न आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इसका जो ये बाहर वाला कवरिंग था, ये जिसको हम लोग सिस्ट वाल कह रहे थे, ये रप्चर्ड हो जाता है। रप्चर्ड होने के बाद से जो इसमें डॉटर न्यूक्लियाई बना था उसके चारों तरफ से देखिए साइटोप्लाज्म का कवरिंग हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्यूडोपोडियोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। अच्छा है, इसको मिनट अमीबी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्यूडोपोडियोस्पोर्स तो बन गया है और रप्चर्ड होगा इसका सिस्ट वाल, तो इसमें से सब क्या होगा? बाहर निकलेगा और योंग अमीबा के फॉर्म में ये स्वतंत्र अपना जीवन यापन करने लगेगा। तो ऐसे आपको देखकर पता चल रहा है कि एक पैरेंटल बॉडी के डिवाइड होने से आप देख रहे हैं कि जितना इसमें से स्यूडोपोडियोस्पोर्स है, जितना इसमें से बाहर निकलेगा उतना डॉटर सेल बनाएगा, यानी डॉटर ऑर्गेनिज्म न्यू जनरेशन को फॉर्म करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हम देख रहे हैं कि एक पैरेंटल बॉडी से बहुत सारे डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इस टाइप के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टीपल फ्यूजन। लेकिन अगर एक पैरेंटल बॉडी से सिर्फ 2 ही ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, वो भी डिवाइड करके, तो उसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसमें आप खुद देख रहे हैं कि एक से बहुत ज़्यादा डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसलिए ये कौन सा फ्यूजन होगा? मल्टीपल फ्यूजन होगा। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल फ्यूजन और भी कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया था कि अमीबा के साथ साथ प्लाज्मोडियम में भी मल्टीपल फ्यूजन होता है, लेकिन अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन अनफेवरेबल कंडीशन में होता है और वही प्लाज्मोडियम की बात करेंगे तो ये प्लाज्मोडियम में नॉर्मल कंडीशन में ही हो जाता है। इसमें अनफेवरेबल की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कंडीशन में हो उसमें प्लाज्मोडियम में जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो वो कौन सा होगा? मल्टीपल फ्यूजन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, और ये क्या है? एक मलेरियल पैरासाइट है। आपको अभी बताया गया कि ये एक मलेरिया जो रोग हम लोग जानते हैं, इस डिजीज़ को होने के लिए मेन जो जिम्मेवार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है प्लाज्मोडियम। लेकिन ऐसे ही हम लोग बदनाम किए हुए हैं किसको? फीमेल एनीफिलीज मस्क्यूटो को। वो तो सिर्फ कैरियर है, इस प्लाज्मोडियम को वे ढोने का काम करते हैं। वो अपने बॉडी से लाकर हमारे बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये प्लाज्मोडियम जो एक प्रकार का क्या है? यानी प्रोटोजोआ ग्रुप का ऑर्गेनिज्म है। अब ये ऑर्गेनिज्म जब हमारे ब्लड में पहुंच जाता है तो यही क्या करता है? मलेरिया उत्पन्न करता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन अकर्स इन द सीजॉन्ट एज वेल एज oocyst। यानी प्लाज्मोडियम में जो मल्टीपल फ्यूजन होता है वो किस स्टेज में होता है? सीजॉन्ट स्टेज में होता है, और इसके अलावा oocyst स्टेज में होता है। अगर आपसे कोई पूछे ये सीजॉन्ट क्या है, ये oocyst क्या है, क्योंकि जब तक इस दोनों टर्म के बारे में आप नहीं समझिएगा तो इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग जानते हैं ये जो सीजॉन्ट है ये एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है किसका? प्लाज्मोडियम का, जो लीवर सेल में प्रेजेंट रहता है ह्यूमन के, और उसके अलावा आरबीसी में रहता है। आरबीसी तो आप समझ रहे हैं ना, रेड ब्लड सेल जिसको बोलते हैं। अब ये तो लीवर सेल और आरबीसी में सीजॉन्ट स्टेज में रहता है, और इसी में क्या होगा? मल्टीपल फ्यूजन होता है। इसके अलावा ये जाइगोट, जो इनसिस्टेड जाइगोट होता है, कवरिंग से घिरा हुआ जो जाइगोट होता है, उसमें भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? oocyst के नाम से जानते हैं। और इस फॉर्म में भी क्या होता है? प्लाज्मोडियम में ये मल्टीपल फ्यूजन होता है। तो हम लोग देखते हैं कि oocyst में होगा तो उसको क्या कहेंगे, और सीजॉन्ट स्टेज में होगा तो उसको किस नाम से जानेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, व्हेन मल्टीपल फ्यूजन ऑकर्स इन सीजॉन्ट द प्रोसेस इज कॉल्ड
सीजोगोनी। अगर ये सीजॉन्ट स्टेज में मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सीजोगोनी के नाम से जानेंगे। एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मेरोजॉइट्स। ये तो हम समझ गए कि सीजॉन्ट स्टेज में होगा तो उसको सीजोगोनी कहेंगे, और उससे जो डॉटर सेल्स या डॉटर ऑर्गेनिज्म, डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको मेरोजॉइट्स के नाम से जानते हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप इसको याद रख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, मेरोजॉइट क्या है और ये किस कंडीशन में उसको मेरोजॉइट कहेंगे। अगला पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फ्यूजन इन oocyst इज टर्म्ड स्पोरोगोनी एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर नोन एज स्पोरोजॉइट्स। अगर यही मल्टीपल फ्यूजन oocyst में होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसको बोलेंगे स्पोरोगोनी। क्या कहेंगे? स्पोरोगोनी। और उससे जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा उस डॉटर सेल को हम क्या कहेंगे? स्पोरोजॉइट्स कहेंगे। तो एग्जाम में बाबू यही पूछा जाता है कि ये जो प्लाज्मोडियम में किस कंडीशन में मेरोजॉइट बनता है और किस कंडीशन में स्पोरोजॉइट बनता है। तो ऐसा अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप घबराइए मत, इस लेक्चर को ध्यान से समझिए और आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप अभी देखिए कि ये जो स्पोरोगोनी है, ये प्रोसेस के द्वारा जो नया डॉटर इंडिविजुअल्स बनेगा तो उसको हम लोग स्पोरोजॉइट्स बोलेंगे, और सीजोगोनी प्रोसेस के द्वारा डॉटर इंडिविजुअल्स बनेगा उसको हम लोग मेरोजॉइट्स कहेंगे। लेकिन ये प्रोसेस किसमें होगा? तो सीजॉन्ट स्टेज में होगा। किसके? तो प्लाज्मोडियम के। और यहाँ पे oocyst स्टेज में होगा, वो भी किसके? प्लाज्मोडियम के। आपको बेहतरीन सा ये इमेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे। आप देखिए एक क्या है? यूनिसेलुलर बॉडी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये सीजॉन्ट स्टेज में है, इसका ये न्यूक्लियस है। इसमें क्या होता है कि बार बार इसके डिवीजन होने से बहुत सारा इसका न्यूक्लियस डिवाइड कर करके बहुत सारा न्यूक्लियस का निर्माण करता है, जिसको हम लोग डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और ये डॉटर न्यूक्लियाई के चारों तरफ से आप देख रहे हैं कि एक कवरिंग बना है। तो ये कवरिंग क्या है? साइटोप्लाज्म है, जो चारों तरफ से क्या कर रहा है? कवर कर रहा है, और कवर करके एक सेल के फॉर्म में बना दे रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डॉटर सेल बना है, जब इसका सिस्ट क्या होगा? रप्चर्ड होगा, फटेगा, तो इसमें से ये डॉटर सेल मैच्योर होकर क्या होगा? बाहर निकलेगा, जिसको हम लोग मेरोजॉइट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये सीजॉन्ट स्टेज में है, तो उसके बाहर से ये जो वाल बना है ना, ये वाल रप्चर्ड होगा, तभी जाकर इसमें से बाहर रिलीज होगा क्या? मेरोजॉइट्स। तो आप ये समझ रहे हैं कि सीजॉन्ट स्टेज में अगर मल्टीपल फ्यूजन हो रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग सीजोगोनी कहेंगे, और उससे जो नया डॉटर इंडिविजुअल्स बनेगा उसको हम लोग मेरोजॉइट्स कहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप लाइक का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और क्योंकि बेल आइकन को भी दबा दें कि ताकि जो भी नया वीडियो आए तो आपके पास पहुँचे आसानी से, और आपको मेरे साथ और इस चैनल के साथ जोड़ कर रखे। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला हमारा पॉइंट है प्लाज्मोटोमी। अगला पॉइंट क्या है? प्लाज्मोटोमी। ये जो प्लाज्मोटोमी, इसके पहले पढ़े मल्टीपल फ्यूजन, उसके पहले पढ़े थे लोग फर्स्ट लेक्चर में बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या था? फ्यूजन का टाइप था। फ्यूजन क्या था? तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप
है, जो जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 6 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से पहला स्टार्ट किया गया था फिजन। फिजन में आपको बताया गया कि 3 टाइप्स है, एक है बाइनरी फिजन, दूसरा है मल्टीपल फिजन और तीसरा है प्लाज्मोटोमी। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मोटोमी क्या है, बाकी टाइप्स को तो आप एक एक करके समझ लिए। यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज द डिवीजन ऑफ मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट इनटू मेनी मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स विदाउट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई। ये प्लाज्मोटोमी एक ऐसा डिवीजन है जो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म में होता है, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और उसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, ये प्लाज्मोटोमी होता है। लेकिन आपको एक बात और भी बेहतरीन ढंग से समझ लेना होगा कि ताकि कन्फ्यूजन ना हो, तो आप यहाँ पे देखिए मल्टी न्यूक्लिएट पेरेंट में ये प्लाज्मोटोमी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए डिवीजन होगा और उससे बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएट डॉटर इंडिविजुअल्स का भी फॉर्मेशन होगा। लेकिन इसमें कह रहा है कि न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होगा। अभी तक आप जितना भी पढ़े हैं उसमें देखे हैं एक सेल से दूसरा सेल बना है तो उसमें न्यूक्लियस भी डिवाइड किया है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। बाद में देखिए क्या कह रहा है कि न्यूक्लियर डिवीजन ऑकर्स लेटर ऑन द मेंटेन नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है कब, जब उसका डॉटर सेल बन जाता है और डॉटर सेल में न्यूक्लियस की संख्या कम रहता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो डॉटर सेल में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, लेकिन डायरेक्ट उसके पेरेंटल बॉडी में नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो प्लाज्मोटोमी प्रोसेस है किस में होता है, तो ये प्रोटोजोअन्स में होता है। प्रोटोजोअन्स में भी बहुत सारे, जैसे अमीबा है, ये पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, ये सब प्रोटोजोअन्स है, लेकिन इसमें नहीं होता है। यानी कि किस तरह के प्रोटोजोअन्स में प्लाज्मोटोमी होगा, तो इसके लिए आप याद रखिएगा, ये एक ऑर्गेनिज्म है ओपैलिना और एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है पेलोमाइक्सा, यानी पिलोमिक्सा इसको कह सकते हैं, और एक ओपैलिना है। तो ये जो आप ऑर्गेनिज्म देख रहे हैं इसका इमेज आपको बेहतरीन ढंग से अरेंज कर कर दिखाया गया है। जैसे देखिए ये है ओपैलिना, इसमें आप देख रहे हैं कि ये आप पेरेंटल बॉडी है और इसमें देखिए बहुत सारा न्यूक्लियस है। ये क्या है, बहुत सारा न्यूक्लियस है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर एक पेरेंटल बॉडी के अंदर, एक सेल के अंदर अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस हो, बहुत सारा न्यूक्लियस हो, तो उसको हम लोग मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। तो इस मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म का जब डिवीजन होता है तो इससे अपनी संख्या को तो बढ़ाता है, लेकिन इसके अंदर का ये न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता है। जैसे ये डिवाइड कर कर अगर अलग 2 भागों में बट जा रहा है, तो बटने के बाद से वो क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस ही दोनों बराबर बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगा, या किसी में कम होगा तो उसको मेंटेन करने के लिए उसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा। आप एक जो दूसरा देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये क्या है, प्लियोमिक्सा है। तो ये प्लियोमिक्सा में क्या आप देख रहे हैं कि ये जो पेरेंटल बॉडी है प्लियोमिक्सा का, इसमें आप देखिए बहुत सारा इसमें न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ये जितना है सब क्या है, न्यूक्लियस है इसका। तो न्यूक्लियस एक से जब ज़्यादा है तो ये भी तो मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो इस मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म में जब डिवीजन की बात करेंगे तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा, तो उसमें होगा प्लाज्मोटोमी। और प्लाज्मोटोमी में आप क्या पढ़े कि मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होगा, लेकिन उसके न्यूक्लियस में डिवीजन नहीं होगा। जितना उसका न्यूक्लियस है वही क्या करेगा, अलग अलग डॉटर इंडिविजुअल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी बट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका जो ये डॉटर सेल है,
ये डॉटर सेल, ये पेरेंटल बॉडी डिवाइड कर कर 2 डॉटर सेल बनाया और इस डॉटर सेल्स में इसी का ये जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर गया है, लेकिन इसके न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हुआ है। तो इसमें देख रहे हैं ना कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, प्लाज्मोटोमी के नाम से जानेंगे। ये जो आपको एक एक करके टर्म को क्लियर किया जा रहा है, बीच बीच में आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिससे आपको पता चलेगा कि हम जो ये पढ़ाई कर रहे हैं इस पढ़ाई से हमें कितना जानकारी मिला, कितने बात को हम याद रखे और कितना भूल गए। देखिए, भूलना भी मनुष्य का ही एक लक्षण है। अगर हम अपने दिमाग में किसी बात को परमानेंट हमेशा के लिए अगर स्टोर करके रख लेंगे, अब भूलेंगे नहीं, तो जानते हैं हमारे साथ ऐसी सुबह से शाम तक बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटते रहती है जिसको हमें भूलना पड़ता है। जैसे कोई आपके सामने भयानक एक्सीडेंट हो गया, अब सोच रहे हैं कि हम जो चीज़ भी पढ़ें वो हमेशा के लिए हमें याद रहे, तो याद रखने के लिए आपका ब्रेन थोड़ी जानता है कि किसको याद करना है, नहीं याद करना है, किसको स्टोर करके रखना है, किसको स्टोर करके नहीं रखना है। आप जिस चीज़ को देखिएगा, आपके सेंस ऑर्गन से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उस सभी इन्फॉर्मेशन को आपके मेमोरी में वो स्टोर कर देगा। अब इसमें आप चाहते हैं कि उसको लंबे समय तक याद रखे, तो बीच बीच में उसका रिवीजन करते रहिए, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, सोचते हैं कि नहीं एक ही बार जो पढ़े वो हमेशा के लिए याद हो जाए, तो अभी आपको बताएं ना कि जो भयानक जो आपके सामने एक्सीडेंट हुआ है उस चीज़ को देखकर आपका दिमाग चकरिया गया था, आप बेहोश हो गए थे। अगर वही एक्सीडेंट हमेशा आपके सामने रहे तो सोचिए आपके जीवन में क्या होगा, पूरा उथल पुथल मच जाएगा, तबाही ही तबाही हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं सब भूल जाइए। जिसको याद रखना है उसका रिवीजन करते रहिए और जिसको नहीं याद रखना है उसको छोड़ दीजिए। तब जाकर अगर आपका ब्रेन याद कर रहा है, याद करने के बाद फिर भूल जा रहा है, फिर याद करने पर याद हो जा रहा है, तो समझ लीजिए आपका ब्रेन काम कर रहा है। अगर एक ही बार में याद हो जा रहा है, कभी भूल नहीं रहा है, चाहे यादें नहीं हो रहा है कोई भी बात, तब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है आपके ब्रेन में। तो इसको सुधारने के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। आप भोजन पर ध्यान देंगे, वैसे भोजन करेंगे जो पौष्टिक तत्व से भरा हो, यानी बैलेंस्ड डाइट हो, तब जाकर आपका ब्रेन अच्छे ढंग से काम करेगा। आप जो चीज़ भी पढ़ाई कीजिएगा वो हमेशा के लिए याद रहेगा और ज़रूरत के हिसाब से। ये नहीं कि ज़रूरत नहीं है उसको फालतू में दिमाग में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए, आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन डिजाइनिंग किया गया है जो आपने इसके पीछे अभी अभी पढ़े हुए हैं। तो आपको स्क्रीन पर जो ये क्वेश्चन दिख रहा है, इन अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाई, यानी अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है, इसी का जवाब देना है। जो कि आप ऑप्शन देख रहे हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बाइनरी फिजन, सेकेंड ऑप्शन है मल्टीपल फिजन, थर्ड ऑप्शन है जेम्यूल्स और फोर्थ ऑप्शन है बडिंग। तो आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके फटाफट बताएं कि अनफेवरेबल कंडीशन आने पर अमीबा में जो किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है, कौन सा टाइप्स होता है रिप्रोडक्शन का, तो फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, तो बहुत सारे बच्चे ने बहुत बेहतरीन ढंग से और सटीक जवाब दिए हैं। इसका आंसर होगा मल्टीपल फिजन, आंसर ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आप जानते हैं, अभी आपको बताया गया फेवरेबल कंडीशन होगा तो बाइनरी फिजन होता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, अनफेवरेबल कंडीशन, तो क्या होगा मल्टीपल फिजन। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है
कुछ बच्चे को ध्यान में है बाइनरी भी होता है, मल्टीपल भी होता है, तो वो ऑप्शन जो है ना इस पर कंफ्यूज करके सोचते हैं कि गलत हो गया है। तो गलत नहीं है। क्वेश्चन को गलत काटने से पहले आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से और क्वेश्चन को बार बार पढ़ना चाहिए कि कहीं समझने में तो कोई गलती नहीं ना हो रहा है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का जो डिजाइनिंग किया जाता है वो बहुत ही सोच समझ कर किया जाता है। तो आप इससे बने रहें इस चैनल से, और आपको ये बेहतरीन ऐसा ही क्वेश्चन से मिलाते रहेंगे। और चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। अब हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप है, जिसको हम लोग बडिंग के नाम से जानते हैं। इस बडिंग को मुकुलन के भी नाम से जाना जाता है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स बडिंग है ये क्या है और इसमें किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होता है, इस बात को हम लोग एक एक करके समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी बडिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तो एक टाइप है। तो आप जानते हैं ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सिंगल पेरेंट के द्वारा न्यू जनरेशन फॉर्म होता है। अगर वही दो अपोजिट सेक्स ऑर्गन वाले ऑर्गेनिज्म सेम स्पेसीज का हो, उसके द्वारा अगर न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है, तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सिंगल पेरेंट के द्वारा अगर नया जनरेशन बन रहा है, उसमें नहीं गैमिट का फॉर्मेशन हो रहा है, नहीं फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो ऐसे रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप अभी जो ये देख रहे हैं, इसके पहले आप जो अमीबा पढ़े तो वो तो उसका सिंगल बॉडी था ना, उसे डिवाइड किया था, तो ये क्या था, वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था। अब जो आप देख रहे हैं ये बडिंग, ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। इन बडिंग ए डॉटर इंडिविजुअल्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम ए स्मॉल पार्ट जिसको हम लोग बर्ड के भी नाम से जानते हैं, एराइजिंग फ्रॉम पेरेंट बॉडी। यानी बडिंग जो प्रोसेस है इसमें डॉटर इंडिविजुअल्स का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, आपको पता है, पेरेंटल बॉडी जो है ना, उसके बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकलता है, उस आउट ग्रोथ को हम लोग बर्ड के नाम से जानते हैं, या उसको हम लोग स्मॉल पार्ट भी कह सकते हैं, चाहे उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, बर्ड कह सकते हैं। और ये बर्ड के द्वारा क्या होता है, पेरेंटल बॉडी से एराइज होता है, और इसी बर्ड के ग्रो करने से उसके पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर अलग हो जाता है, और इससे एक डॉटर इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और बर्ड के द्वारा नया जनरेशन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बडिंग के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जा सकता है ना कि इसको बडिंग क्यों कह रहे हैं, तो आप ये देख रहे हैं ना कि पेरेंटल बॉडी से एक स्मॉल पार्ट उसके पेरेंटल बॉडी से एराइज हो रहा है, उसके सरफेस से, उसी स्मॉल पार्ट को बर्ड कह रहे हैं, और ये बर्ड के द्वारा नया जनरेशन बन रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग कहेंगे। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बडिंग जो होता है किस में होता है, तो बडिंग जो होता है हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट में भी होता है, स्पॉन्ज में भी होता है। खाने वाला स्पॉन्ज नहीं, वो ऑर्गेनिज्म है जो समुंदर में पाया जाता है, ये जलीय जीव है। तो हम लोग समझेंगे कि क्या है, कैसे उसमें बडिंग होता है। तो अभी हम लोग देखते हैं बडिंग इन ईस्ट, यानी ईस्ट में बडिंग कैसे होता है। तो ईस्ट में बडिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इन ईस्ट एन आउटग्रोथ डेवलप्स ऑन वन साइड ऑफ द सेल। यानी ईस्ट जो है ना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी यूनिसेलुलर बॉडी है। उसके बॉडी के यानी एक साइड से क्या होता है, एक आउटग्रोथ डेवलप होता है, और डेवलप होने के बाद से वही नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डिटैच होकर अलग हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि न्यूक्लियस डिवाइड्स
माइटोटिकली एंड वन न्यूक्लियस शिफ्ट इनटू द आउटग्रोथ नाउ कॉल्ड बड। यानी पेरेंटल बॉडी के सरफेस से एक आउटग्रोथ निकलता है और उसके अंदर जो पेरेंटल बॉडी में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है और उसका एक न्यूक्लियस क्या होता है, उस आउटग्रोथ में जाकर शिफ्ट हो जाता है। तो उस आउटग्रोथ को हम लोग क्या कहेंगे, बड के नाम से जानते हैं। इसको मुकुल भी कहा जाता है। अब ये बड जो होता है धीरे धीरे क्या करेगा, ग्रो करेगा और ग्रो करने के बाद से पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। तो वैसे कंडीशन में हम इसको क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को बडिंग कहेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर इज अनइक्वल डिवीजन ड्यूरिंग बडिंग। यानी बडिंग में जो डिवीजन होता है वो इक्वल नहीं होता है। इक्वल कहने का मतलब दोनों सेम टू सेम साइज का नहीं होता है। डिवाइड करने के बाद से एक छोटा भी होता है और एक बड़ा। इसलिए इसमें पहले ही बता दिया गया कि इसमें जो डिवीजन होता है वो अनइक्वल होता है। द यंग बर्ड इज ए स्मॉल। जो यंग बर्ड एराइज होता है वो स्मॉल होता है। उसके बाद क्या करता है, इट ग्रो इन साइज, गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट। यानी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यंग बर्ड होता है वो स्मॉल साइज का होता है। धीरे धीरे क्या करता है, उसका ग्रोथ होता है। ग्रोथ किस चीज़ में, उसके साइज में। और साइज में ग्रोथ होने के बाद से वो अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है और मैच्योर होकर एक न्यू ईस्ट के फॉर्म में, यानी न्यू ईस्ट ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है इस धरती पर जहां उसके अन्य प्रजाति रहते हैं। तो हम लोग इसको बेहतरीन ढंग से समझते हैं इमेज के द्वारा। आप यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको पहले देखते हैं और उसमें कैसे बडिंग होता है, अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है इसको समझते हैं। यहाँ पे हेडिंग में आप देख रहे हैं बडिंग इन ईस्ट। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ईस्ट का क्या है, एक पेरेंटल बॉडी है। इसमें आप ये जो बीच में खाली जगह एक देख रहे हैं गोलाकार, ये क्या वैक्यूल्स है, यानी कि वो खाली जगह को हम लोग वैक्यूल्स बोलते हैं। इसके अलावा अगर है ये जो आप देख रहे हैं डॉट डॉट, ये है साइटोप्लाज्म उसका और यहाँ पे है न्यूक्लियस। यानी आप देख रहे हैं कि ये जो ईस्ट है इसका पेरेंटल बॉडी में क्या है, न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है और बाहर से इसका क्या है, कवरिंग है। इसमें सबसे पहले क्या होगा, बर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बर्ड का फॉर्मेशन होगा तो देखिए यहाँ पे इसके बॉडी से पहले आउट ग्रोथ निकलेगा। क्या निकलेगा, आउट ग्रोथ। और आउट ग्रोथ निकलने के बाद से इसका जो न्यूक्लियस था वो देखिए डिवाइड कर यहाँ पे दो बना रहा है ना। तो जब डिवाइड कर यहाँ पे दो न्यूक्लियस बना रहा है तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डॉटर न्यूक्लियाई के नाम से जानते हैं। और डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद से एक न्यूक्लियस जो होता है शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, इसके बर्ड में, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक न्यूक्लियस जो होता है इसके पेरेंटल बॉडी के में ही अंदर रह गया और एक न्यूक्लियस कहाँ पे चला गया, इसके बर्ड में चला गया, यानी आउट ग्रोथ में चला गया। तो इसको हम लोग कंप्लीट बर्ड के नाम से जानेंगे। और ये जब कंप्लीट रूप से उसका पूरा होल मटेरियल्स जो कि उसको जीवित रहने के लिए जो जो मटेरियल्स चाहिए वो सभी मटेरियल्स इसके पास पहुंच गया, तो यहाँ से ये डिटैच होकर क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होकर अपना क्या कर रहा है, फ्रीली लिव कर रहा है। अब ऐसे कंडीशन में आप देख रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर रहा है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये जो क्या है, डॉटर ईस्ट है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये उसका पेरेंटल ईस्ट है। तो यानी कि पेरेंटल बॉडी से बर्ड के फॉर्म में ग्रो करके नए ऑर्गेनिज्म का रूप धारण कर ले रहा है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बडिंग के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है बडिंग इन एनिमल्स। अभी इसके पहले पर है ईस्ट में बडिंग कैसे होता है। अब अगला पॉइंट क्या है, बडिंग इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी बडिंग होता है, वो कैसे होता है। ये देखिए, ये दो टाइप्स का बडिंग होता है।
एक है एक्सटर्नल बडिंग और एक होता है इंटरनल बडिंग। यानी एक एक्सटर्नल बडिंग होता है और एक इंटरनल बडिंग होता है। ये दोनों क्या है और किस आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि एक्सटर्नल बडिंग में किसको डिवाइड किया गया है और इंटरनल बडिंग के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होता है, उसकी संख्या बढ़ता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटर्नल बडिंग। ये एक्सटर्नल बडिंग जो है इसमें दे रहा है कि इन दिस टाइप ऑफ बडिंग एंड आउट ग्रोथ और बड ग्रो एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। यानी बडिंग के जो इस टाइप की बात करते हैं जिसको एक्सटर्नल बडिंग कहा जाता है, तो इसमें क्या करता है कि जो पैरेंटल बॉडी के सरफेस से जो आउट ग्रोथ निकलता है जिसको हम लोग बड के नाम से जानते हैं, ये ग्रो करता है एक्सटर्नली, यानी बाहरी माध्यम में ये ग्रो करता है, यानी इसके बॉडी के बाहर रहता है, आउटर मीडियम में। द बड में स्प्लिट अवे फ्रॉम द पेरेंट एंड टेक अप एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। बड ग्रो करने के बाद से वो स्प्लिट हो जाता है अवे फ्रॉम द पेरेंट, यानी उसके पेरेंटल बॉडी से वो टूटकर अलग हो जाता है और टूटकर अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करता है। तो ऐसे कंडीशन में जब बड बाहर की तरफ बने, आउटर सरफेस पर बने और उससे जो नया जनरेशन बने, तो उस बडिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे। लेकिन वो ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर बड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम लोग इंटरनल बडिंग या जेम्यूल के नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिख रहा होगा जिसकी बात करते हैं। तो एक्सटर्नल बडिंग किस में होता है, हाइड्रा में होता है, साइकॉन में होता है, सल्पा जो एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है इसमें होता है। तो देखिए आपको ये स्क्रीन पर बहुत ही बेहतरीन सा और बहुत ही खूबसूरत इमेज दिख रहा होगा। इस इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा कि एक्सटर्नल बडिंग जो हाइड्रा में कैसे होता है। देखिए ये हाइड्रा का एक पैरेंटल बॉडी है, हाइड्रा का क्या है, ये पैरेंटल बॉडी है। और ये जो आप ये देख रहे हैं इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग टेंटिकल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेंटिकल्स बोलते हैं। और ये टेंटिकल्स हो गया और ये हाइड्रा का क्या हो गया, पैरेंटल बॉडी हो गया। इसमें से देखिए एक छोटा सा यहाँ पे आउट ग्रोथ निकला है। ये आउट ग्रोथ धीरे धीरे कुछ समय के बाद से क्या करेगा, ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद इसको हम लोग बर्ड के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड के नाम से जानते हैं। और ये बर्ड धीरे धीरे और ग्रो करके अपने पेरेंटल बॉडी के समान क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर को बना रहा है ना। जब अपने पेरेंटल बॉडी के समान स्ट्रक्चर को, यानी इसमें टेंटिकल्स को बना लेता है और जब उसको लगता है कि हम स्वतंत्र जीवन यापन कर सकते हैं, तो ये बर्ड ग्रो करने के बाद से अपने पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है। तो डिटैच हो गया है और डिटैच होने के बाद से आप देख रहे हैं कि ये अपना स्वतंत्र जीवन यापन करेगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स कह सकते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स इसको कह सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि पेरेंटल बॉडी से इसका बर्ड ग्रो करके अपने पेरेंटल बॉडी के समान रचना बना ले रहा है और बनाने के बाद से अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच हो जा रहा है और खुद स्वतंत्र जीवन यापन करने लग रहा है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बर्डिंग के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं खूबसूरत इमेज के द्वारा दिखाया गया है, ये है साइकॉन। क्या है, ये साइकॉन है जो कि एक समुद्री जीव है। आप यहाँ पे देखिए ये पूरे पानी और समुंदर का एक ये सीन है। उस समुंदर के जो नीचे वाला स्थान होता है उसी से ये ग्रो करके बनता है। ये क्या है, साइकॉन। आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसका डिज़ाइनिंग दिखाया गया है।
इस साइकन में भी नया ग्रोथ होगा, तो इसी में से ये बर्ड निकलेगा और ये बर्ड बड़ा होकर इस अपने पेरेंटल बॉडी से डिटैच होकर अलग हो जाएगा, अलग होकर अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बर्डिंग के द्वारा कौन से ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होता है, तो आप जवाब क्या दीजिएगा? उसमें हाइड्रा भी हो जाएगा, ईस्ट भी हो जाएगा, ये साइकन भी हो जाएगा, स्पॉन्ज भी हो जाएगा। लेकिन अगर इसी में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि ये जो हाइड्रा है इसमें किस टाइप का बर्डिंग होता है, इंटरनल बर्डिंग होता है कि एक्सटर्नल बर्डिंग होता है, तो वहाँ पे तो आपको समझना होगा ना। तो आपको ध्यान रखना होगा कि अगर पेरेंटल बॉडी के आउटर सरफेस से बर्ड बनकर और नया जनरेशन बना रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल बर्डिंग। लेकिन अगर उसके बॉडी के अंदर ही बर्ड बनेगा और उससे नया जनरेशन फॉर्म होगा तो उसको हम लोग एक्सटर्नल बर्डिंग ना कहकर क्या कहेंगे? इंटरनल बर्डिंग। तो उसको समझते हैं कि क्या है इंटरनल बर्डिंग। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंटरनल बर्डिंग, जिसको जेम्यूल फॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं, यानी इंटरनल बर्डिंग को जेम्यूल फॉर्मेशन के भी नाम से जानते हैं या सिर्फ जेम्यूल भी कहते हैं। ये कैसे होता है तो देखते हैं। इन द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जिसको हम लोग स्पॉन्जिला के नाम से जानते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहने वाला स्पॉन्ज है, और एंड ए फ्यू मैरीन स्पॉन्जेज, यानी कुछ समुद्री जल में भी स्पॉन्ज पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में भी स्पॉन्ज रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बर्ड्स बनता है, यानी बर्ड्स आर फॉर्म्ड विद इन द पेरेंट्स बॉडी, यानी ये बर्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है? उसके पेरेंटल बॉडी के अंदर हो रहा है। दे आर कॉल्ड जेम्यूल्स, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? जेम्यूल के नाम से जानते हैं, जो पेरेंटल बॉडी के अंदर जो उसमें बर्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उस बर्ड को जेम्यूल के नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जेम्यूल्स कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल्स। जेम्यूल्स के अंदर क्या है? छोटे छोटे स्मॉल्स यानी सेल्स का ग्रुप है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्कियोसाइट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्कियोसाइट्स कह सकते हैं, चाहे ऑर्कियोसिस्ट्स के नाम से जानते हैं। तो ऑर्कियोसाइट्स इनक्लोजेड बाय ए प्रोटेक्टिव कोट, यानी ये जो ऑर्कियोसाइट है, जो बहुत सारे स्मॉल सेल्स का ग्रुप है जो जेम्यूल के अंदर रहता है, वो क्या है? एक प्रोटेक्टिव कोट से, यानी कि एक सुरक्षित कवरिंग से इनक्लोज्ड होता है, यानी घिरा हुआ रहता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द मास ऑफ ऑर्कियोसाइट्स कम्स आउट थ्रू माइक्रोपाइल एंड फ्रॉम ए न्यू कॉलोनी, यानी जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो उस समय ये जो ऑर्कियोसाइट्स है वो क्या करता है? माइक्रोपाइल के द्वारा उसमें से बाहर आता है, और बाहर आने के बाद से क्या करता है? यानी न्यू कॉलोनी के फॉर्म के, यानी न्यू कॉलोनी के रूप में वो अपना यानी छत्र छाया फैला लेता है, अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। तो हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये जो खूबसूरत सा इमेज के द्वारा आपको दिखाया गया है, ये जेम्यूल, जो कि आप देखिए यहाँ पे जेम्यूल में ये बाहर से इसका एक क्या है? कवरिंग है, जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये अंदर वाले को क्या बोलेंगे? इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपको एक छोटा सा गेट दिखाई दे रहा होगा, एक छोटा सा होल, यानी एक पोर्स दिखाई दे रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल के नाम से जानते हैं, जो कि आप यहाँ पे दिख रहे हैं, ये माइक्रोपाइल है। और इसके आउटर सरफेस पर देखिए कुछ छोटे छोटे स्पीकुल्स है। क्या है? स्पीकुल्स, यानी कि कुछ कांटे की तरह आपको कुछ दिख रहा होगा, यानी इसके आउटर सरफेस पर रहता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसके अंदर आप देखिए, ये अंदर जो छोटे छोटे आप सेल्स देख रहे हैं,
यही तो है आर्कियोसाइट्स, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखिए छोटे छोटे जो इसके अंदर सेल्स है वो सेल्स क्या है, आर्कियोसाइट्स है। और आप ये जो देख रहे हैं आउटर मेम्ब्रेन और ये अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, और इसके अलावा इस पर जो स्पिकुल्स आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, मोनेक्सन स्पिकुल्स के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इमेज समझ में आ गया होगा, और उसके साथ साथ ये इंटरनल बर्डिंग और जेम्यूल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का थर्ड टाइप से है फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन क्या है इसको हम लोग बारी बारी से एक एक करके समझते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी ये भी क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो आप समझ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है तो सिंगल पेरेंट के द्वारा नया जनरेशन बनेगा। द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर पीसेस कॉल्ड फ्रैगमेंट्स, यानी इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन में कि जो पेरेंटल बॉडी होता है वो 2 और मोर पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, और यानी कि एवरी पार्ट्स को हम लोग फ्रेगमेंट्स के नाम से जानते हैं। उसके प्रत्येक पार्ट को किस नाम से जानते हैं, फ्रेगमेंट कहते हैं। और उसका ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन इंडिविजुअल्स, और जितना भी फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में छोटा छोटा टूट कर अलग हुआ है वो सभी ग्रो करता है और डेवलप करके न्यू इंडिविजुअल्स बनाने का काम करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। तो देखिए ये है स्पाइरोगाइरा, राइजोपस, स्टारफिश, रिक्सिया, मर्केंसिया, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नया जनरेशन बनता है। तो आपको इसमें विशेष रूप से एग्जाम्पल पर ध्यान देना है, और ये भी याद रखना है कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और इसमें पेरेंटल बॉडी 2 या 2 से अधिक पार्ट्स में टूटकर अलग हो जाता है, और प्रत्येक पार्ट को हम लोग फ्रेगमेंट कहते हैं, और फ्रेगमेंट ग्रो करके नया इंडिविजुअल बनाता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। और ये फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, तो स्पाइरोगाइरा में भी होता है, राइजोपस में भी होता है, स्टारफिश में भी होता है, रिक्सिया में भी होता है, उसके साथ साथ मर्केंसिया में भी होता है। आपको स्क्रीन पर जो इमेज दिख रहा है ये इमेज स्पाइरोगाइरा का है। देखिए स्पाइरोगाइरा का ये पेरेंटल बॉडी है, और ये पेरेंटल बॉडी अंदर आप ये जो देख रहे हैं कुछ सांप के जैसा लग रहा है कि लपेटा हुआ है। स्पाइरल फॉर्म में ये स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है। क्या है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आप समझ रहे हैं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाया जाता है जो उसको यानी कि फूड के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पाइरोगाइरा का यानी कि पेरेंटल बॉडी है, और ये छोटे छोटे टुकड़े में या कहीं से भी ये ब्रेक डाउन कर जाता है। ब्रेक डाउन करने के बाद से इसका जो एक एक आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। और ये फ्रेगमेंट क्या करता है, आगे चल के ये डेवलप करता है, और डेवलप करके अपने पेरेंटल बॉडी के समान रचना बना लेता है। तो अपने पेरेंटल बॉडी के समान रचना बना लेता है, तो इससे आपको पता चल गया ना कि इसके अलग अलग पार्ट्स से नया जनरेशन फॉर्म हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। ये तो रिप्रोडक्शन का टाइप है ना, तो रिप्रोडक्शन का टाइप है तो रिप्रोडक्शन का काम क्या है, संख्या को बढ़ाना। वो जिस तरीके से बढ़ाए, तो इसमें भी तो अपनी संख्या को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो इसलिए ये फ्रेगमेंट के द्वारा बन रहा है नया जनरेशन, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, फ्रेगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रीजेनरेशन। तो देखिए रीजेनरेशन क्या है, तो रीजेनरेशन में आप देख रहे हैं कि इट इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी रीजेनरेशन भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है। तो इसमें होगा क्या, कैसे रीजेनरेट करेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म
इसको हम लोग समझते हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इट इज द रीग्रोथ इन द इंजर्ड रीजन, यानी ये कोई भी पेरेंटल बॉडी है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका कोई इंजर्ड पार्ट है यानी कोई डैमेज पार्ट है, उस पार्ट को ये क्या करता है, रीग्रो कराता है। तो ऐसे कंडीशन में देख रहे हैं कि रीजनरेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन हाइड्रा, यानी रीजनरेशन को सबसे पहले हाइड्रा में देखा गया था। और इसको देखने का काम किसने किया था, अब्राहम ट्रेम्बले ने। अब्राहम ट्रेम्बले नामक साइंटिस्ट है, ये सबसे पहले रीजनरेशन को हाइड्रा में देखे थे। वो भी कब, 1740 में। ये टर्म आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें। तो आपको यहाँ पर दिख गया होगा, समझ में भी आया होगा कि रीजनरेशन क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसका भी अलग अलग टाइप होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ रीजनरेशन, ये इसका दो टाइप्स होता है। एक को बोलते हैं मोरफ्लैक्सिस और इसका जो सेकेंड टाइप है वो है एपीमॉर्फोसिस। मोरफ्लैक्सिस रीजनरेशन क्या है और एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन क्या है, इस बात को हम लोग समझते हैं। और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में ये मोरफ्लैक्सिस होता है और किस टाइप के ऑर्गेनिज्म में एपीमॉर्फोसिस रीजनरेशन होता है, हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मोरफ्लैक्सिस, जो कि रीजनरेशन का ही एक टाइप है। इस टाइप में, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो देखिए, इन मोरफ्लैक्सिस द होल बॉडी ग्रो फ्रॉम ए स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ पेरेंटल बॉडी। इसमें क्या कह रहा है कि कोई पेरेंटल बॉडी है, उसका यानी कोई पार्ट्स कट कर या डिटैच होकर अलग हो गया, तो उसके छोटे पार्ट से वो पूरे होल बॉडी को बना लेता है। इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग रीजनरेशन कह रहे हैं। और रीजनरेशन में कौन सा, तो इसको बोलेंगे मोरफ्लैक्सिस। ये ऐसा प्रोसेस किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है, स्टारफिश में होता है, हाइड्रा में भी होता है और स्पॉन्जेज में भी होता है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पर बहुत ही खूबसूरत ये इमेज को दिखाया गया है। ये एक प्लेनेरिया है, क्या है, प्लेनेरिया का ये पेरेंटल बॉडी है। पेरेंटल बॉडी के देखिए यहाँ पे 3 पार्ट्स में क्या हुआ है, इसका पेरेंटल बॉडी डिटैच हो गया है या कट गया है। कटने के बाद से इसका एवरी पार्ट यानी जितना भी इसका पार्ट्स अलग अलग हुआ है, ये सभी पार्ट क्या किया है, रीजनरेट करके और अपने पेरेंटल बॉडी के समान रचना बना लिया है। तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर कोई पेरेंटल बॉडी है, वो किसी कारण से 2 या 2 से अधिक टुकड़े में टूट जाता है या उसका कोई पार्ट्स कट कर अलग हो जा रहा है, तो जो उसका अलग हुआ पार्ट है वो पार्ट रीजनरेट करके अपने पेरेंटल बॉडी के समान स्ट्रक्चर बना लेगा और वो अपना स्वतंत्र जीवन यापन करने लगेगा। तो आप देखिए, ये प्लेनेरिया जितने पार्ट्स में टूटेगा उतना नया जनरेशन बना लेगा। आपको ये अगला इमेज दिख रहा होगा, स्टारफिश। ये स्टारफिश का होल बॉडी स्ट्रक्चर्स है और इसका जो ये साइड में डिजाइनिंग देख रहे हैं आउटग्रोथ, ये उसका आर्म है। इसका आर्म यहाँ पे देखिए ये कट हुआ है, यानी कट कर ये 2 अलग अलग भागों में क्या हुआ है, डिटैच होकर अलग हो गया है, 2 पार्ट्स में बट गया है। दोनों पार्ट्स में देखिए, इसमें यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर जो है अभी इनकम्प्लीट है, यहाँ का स्ट्रक्चर्स क्या है, गायब है। आप इसके अगले इमेज में देख रहे हैं कि जो इसका डैमेज पार्ट है वो पुनः क्या कर लिया है, रिपेयर करके पेरेंटल बॉडी
का स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया है। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसका भी ये डैमेज पार्ट है, यहाँ पे इस इमेज में देख रहे हैं ना कि कंप्लीट रूप से ये बन गया है। तो इस तरह के जो प्रोसेस है इसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। और रीजनरेशन की बात करेंगे तो ये आप जो स्टार फिश में और ये प्लेनेरियम में जो रीजनरेशन देख रहे हैं, ऐसा रीजनरेशन हमारे बॉडी में या जितना भी हायर लेवल का ऑर्गेनिज्म है उसमें ऐसा नहीं होता है। अगर उसमें ऐसा होता तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होता। अगर हमारा गर्दन कट जाता ना तो हमारा गर्दन से जो ये हेड है अगर जहाँ पे गिरता वहाँ से एक नया बॉडी बना लेता और हमारा जो बॉडी है ये एक नए हेड का फॉर्मेशन कर लेता। सोचिए इस धरती पर क्या ऐसी भी विडंबना देखने के लिए मिलता तो क्या अजीब नहीं लगता। लेकिन रावण का आप लोग नाम सुने होंगे और देखे भी होंगे कि पहले जो राक्षस होते थे उन लोगों को मार दिया जाता था, उसके बॉडी को काट दिया जाता था तो उसके एक एक ब्लड से चाहे उसका बॉडी का पार्ट्स फिर से नया तैयार हो जाता था। लेकिन ऐसा आप देख रहे हैं कहीं भी, आपको कहीं भी जितना भी आप आसपास में एरिया को घूमे होंगे देखे होंगे तो आपको कहीं ऐसा नहीं दिखा होगा कि कोई भी बॉडी पार्ट्स है जो कट कर अलग हो गया और फिर से कुछ दिन के बाद से नया बन गया। अगर ऐसा होता तो हमारा हाथ यहाँ से कट कर अलग हो जाता, कुछ दिन के बाद ये हाथ एक नया बॉडी बना लेता और हमारे बॉडी में फिर से ये नया हाथ हैंड बनकर निकल जाता। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे अंदर भी रीजनरेशन होता है लेकिन ये रीजनरेशन में मॉर्फोलैक्सिस रीजनरेशन नहीं होता। आइए हम सब देखते हैं। ये रीजनरेशन का टाइप था मॉर्फोलैक्सिस। अगला जो पॉइंट है इसका दूसरा टाइप है एपीमॉर्फोसिस। इस एपीमॉर्फोसिस में क्या होता है तो देखते हैं। एपीमॉर्फोसिस में एपीमॉर्फोसिस इज द रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट बॉडी पार्ट। एपीमॉर्फोसिस भी रीजनरेशन का एक टाइप है जो इसमें लॉस्ट पार्ट ही सिर्फ क्या करता है, रिप्लेस होता है। यानी कि जो पार्ट्स डिटैच होकर अलग हो गया है उस पार्ट्स से, उस टुकड़े से नया जनरेशन नहीं बनेगा, लेकिन पेरेंटल बॉडीज का जो मेन पार्ट्स या उसका पार्ट जो डैमेज हो गया, लॉस्ट हो गया है, वो रीजनरेट कर जाता है। और ये भी क्या होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। यानी एपीमॉर्फोसिस भी दो टाइप्स का होता है। कौन कौन तो देखते हैं। टाइप्स ऑफ एपीमॉर्फोसिस में दो आप देख रहे हैं, एक है रिपेरेटिव रीजनरेशन और एक देख रहे हैं रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। तो रिपेरेटिव और ये रिस्टोरेटिव रीजनरेशन को थोड़ा सा बारीकी से और आराम से समझना है, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि कब रिपेरेटिव रीजनरेशन हो रहा है और कहाँ पर यानी कि रिस्टोरेटिव रीजनरेशन हो रहा है। तो इसको समझते हैं। ये रिपेरेटिव रीजनरेशन होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओनली सर्टेन डैमेज टिश्यू कैन बी रीजनरेटेड। यानी अगर हमारे बॉडी से या किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी का टिश्यू डैमेज हो गया और उस टिश्यू को रिपेयर कर ले रहा है तो उस टाइप के रीजनरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एपीमॉर्फोसिस। और एपीमॉर्फोसिस में क्या कहेंगे तो उसको रिपेरेटिव रीजनरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे आप जानते हैं कि हमारे शरीर का कोई भी पार्ट्स तो कट कर अलग हो जाता है तो वो तो नया नहीं बनता है, लेकिन कहीं पर घाव हो जाता है, कहीं कट फट जाता है, गड्ढा हो जाता है तो कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि वो पुनः धीरे धीरे करते हुए वो गड्ढा भर जाता है। यानी वहाँ का जो टिश्यू डैमेज हुआ है वो डैमेज टिश्यू क्या हो रहा है, फिर से डेवलप हो जा रहा है, यानी रीडेवलप हो जा रहा है। तो वैसे रीजनरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, रिपेरेटिव रीजनरेशन के नाम से जानेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए ये है रिस्टोरेटिव रीजनरेशन। रिस्टोरेटिव रीजनरेशन में कह रहा है कि कोई जैसे बॉडी का पार्ट्स है वो डिटैच होकर अलग हो गया तो उसका जो डैमेज पार्ट है वो डैमेज पार्ट को फिर से क्या कर लेगा, रिपेयर कर लेगा। लेकिन ऐसा ह्यूमन में नहीं होता है, हायर ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। ऐसा प्रोसेस हम लोग लिजार्ड के जो टेल है ना उसमें देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि सेवर्ड बॉडी पार्ट्स कैन रीडेवलप।
यानी कि जो उसका टूटा हुआ बॉडी पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, रीडेवलप हो जाता है। तो उस रीजनरेशन का टाइप को क्या बोलेंगे, रेस्टोरेटिव रीजनरेशन कहेंगे। लेकिन ऐसा प्रोसेस हम कहाँ पर देखते हैं, तो वॉल लिजार्ड जो है, यानी जो दीवार पर छिपकली घूमती है लो, उस छिपकली के आप टेल को देखे होंगे, यानी उसका जो ब्रोकन टेल है, किसी भी दरवाजे से अगर दब जाती है या किसी भी चीज़ के झटका लगने से उसका जो पूंछ जो होता है टेल लिजार्ड का, वो टूटकर अलग हो जाता है। तो अलग होने के बाद से कुछ दिन के बाद देखते हैं कि धीरे धीरे उसका नया टेल बन रहा है। तो वहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है, लेकिन उस रीजनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्टोरेटिव रीजनरेशन कहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लिजार्ड का जो टेल है वो कैसे रीजनरेट करता है। देखिए, ये देखकर आप कहीं डर तो नहीं ना गए, ये बेहतरीन सा आपको इमेज दिखाया जा रहा है। ये देखिए कितना डेंजर देखने में लग रही है, यही तो है लिजार्ड। इसका आप देखिए टेल है, यहां पे आप देख रहे हैं ये इसका ओरिजिनल टेल है यहां तक, और यहां से आप जो देख रहे हैं ये कभी इसका पहले से किसी चीज से कट गया है, तो वहां पे ये देखिए रीजनरेट हो गया है। तो रीजनरेट होकर धीरे धीरे ये बन रहा है। तो ये जो यानी रीस्टोरेटिव रीजनरेशन है, ये किस में होता है, लिजार्ड के टेल में होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है रीस्टोरेटिव रीजनरेशन इन टेल ऑफ लिजार्ड। तो देखिए आप इसको थोड़ा अच्छे ढंग से इमेज को देख लें, क्योंकि ऐसा इमेज बार बार आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये तो इमेज है ना, आप तो हकीकत में देखते हैं, अपने घर के दीवारों पर देखते हैं इसको, तो इमेज में क्या रखा है, लेकिन समझ में आ जाएगा तो वहाँ भी आप समझते रहिएगा। तो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टोटल टाइप्स है वो 6 टाइप्स है, जिसमें पहला नंबर है फिजन, दूसरा नंबर है बडिंग, तीसरा नंबर आपको बताया गया फ्रेगमेंटेशन, चौथा नंबर बताया गया रीजनरेशन, और पांचवा नंबर स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन, और जो 6th नंबर है यानी छठा नंबर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो अब हम लोग चलते हैं कि इस लेक्चर में यानी स्पोर फॉर्मेशन को समझते हैं कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। इसको हम लोग स्पोरुलेशन के भी नाम से जानते हैं, यानी स्पोर फॉर्मेशन कहिए, अच्छा है इसको स्पोरुलेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है। इसमें स्पोर्स के जर्मिनेशन द्वारा नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि उसमें स्पोर्स क्या है, क्योंकि स्पोर्स का जर्मिनेशन होता है तो ही जाकर नया जनरेशन फॉर्म होता है। तो स्पोर को जब समझ लेंगे तो बाकी स्पोरुलेशन भी आसानी से समझ लेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्पोर्स आर मिनट सिंगल सेल्ड थिन और थिक वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स, यानी कि स्पोर्स क्या है, एक सिंगल सेल्ड है, यानी यूनिसेलुलर एक बॉडी है, और ये क्या रहता है, एक कवरिंग से घिरा हुआ रहता है। इसको हम लोग प्रोपेग्यूल्स के भी नाम से जानते हैं। दे आर डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर विच ऑल्सो फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स, यानी कि यह एक डिस्पर्सिव स्ट्रक्चर है, यानी एकदम हल्का होता है, ये एक जगह से दूसरे जगह डिस्पर्स होते रहता है, और ये क्या करता है, न्यू इंडिविजुअल्स के फॉर्म में जर्मिनेट करके स्वतंत्र जीवन यापन करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पोर फॉर्मेशन इज कॉमन इन मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी एंड फंजाई, यानी स्पोर फॉर्मेशन जो होता है मोनेरा ग्रुप में रहने वाले ऑर्गेनिज्म में भी होता है, प्रोटिस्टा में रहने वाले और कुछ ऑर्गेनिज्म है उसमें भी होता है, एल्गी में भी कुछ होता है, और कुछ फंजाई में भी होता है। तो आप यहाँ पे देखिए स्पोर्स की बात करते हैं तो स्पोर्स 2 तरह के होता है, यानी कि कुछ मोटाइल भी होता है और कुछ नॉन मोटाइल भी होता है। मोटाइल का मतलब जो मोटा है उसको मोटाइल ऐसा कुछ नहीं समझेंगे,
मोटाइल का मतलब होता है गतिशील, जो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, गति कर सकता है, उसमें मूवमेंट खुद से हो सकता है। उसके पास वैसा कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं और उसके सहायता से वो गति करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोटाइल। और जो गति नहीं करता है उसको नॉन मोटाइल कहेंगे। तो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नहीं तो मोटाइल को समझ लेंगे कि मोटा है तो मोटाइल, दुबला है तो नॉन मोटाइल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड जू स्पोर, यानी जो स्पोर है, जो मोटाइल है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जू स्पोर के नाम से जानते हैं। जिसमें आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाया जा रहा है कि यूलोथ्रिक्स एक ऑर्गेनिज्म है, क्लेमाइडोमोनास है, यानी एल्ब्यूगो है। ये जो ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हैं, इसमें जो स्पोर बनता है वो मोटाइल स्पोर बनता है और उस मोटाइल स्पोर को हम लोग क्या कहेंगे, जू स्पोर, और उसके जर्मिनेशन से नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नॉन मोटाइल स्पोर्स आर कॉल्ड कोनिडिया, यानी जो नॉन मोटाइल स्पोर्स है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है। जिसमें आप देख रहे हैं कि ये है कोनिडिया, जो किस में बनता है, तो पेनिसिलियम में, यानी पेनिसिलियम जो एक प्रकार का क्या है, फंजाई है। इस पेनिसिलियम में जो स्पोर्स बनता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोनिडिया कहेंगे। क्लेमाइडो स्पोर्स है, ये किस में बनता है, राइजोपस में बनता है। राइजोपस जो है एक ब्रेड मोल्ड्स है, जो आप देखे होंगे कि जो पाव रोटी होता है, आप उसको 1 से 2 दिन तक घर पर रख देंगे तो 2 दिन के बाद आपको उस पर कुछ वाइट या ब्लैक कलर का कुछ धब्बा दिखाई देगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइए तो। गांव में उसको क्या बोलते हैं? और उस काले कलर का जो धब्बा है ना, वो फंजाई है, और उस फंजाई को हम लोग राइजोपस चाहे ब्रेड मोल्ड्स के नाम से जानते हैं। देखिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उसको भुअड़ी बोलते हैं। अरे भुआड़ा भुअड़ी का चक्कर में आप मत पड़िए, इसको आराम से समझिए। यहाँ पे देखिए ये एगैरिकस है, जिसको हम लोग मशरूम के भी नाम से जानते हैं। आप यहाँ पे देखिए इसमें जो स्पोर्स बनता है उसको क्या बोलेंगे, क्लेमाइडो स्पोर्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि स्पोरेंजियो स्पोर्स भी होता है, जो किस में बनता है, म्यूकर में, राइजोपस में। तो राइजोपस में आप देख रहे हैं कि राइजोपस में क्लेमाइडो स्पोर्स भी होता है और राइजोपस में स्पोरेंजियो स्पोर्स का भी फॉर्मेशन होता है, और इसी स्पोर्स के द्वारा नया जनरेशन फॉर्म करता है। तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है, सिर्फ ये एग्जाम्पल पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इसका एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन उठाता है। तो आप एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिए कि ताकि आपका एक भी क्वेश्चन इस पॉइंट से मिस न हो। आप देख रहे हैं कि जो आपको अभी बताया गया कि कौन कौन टाइप्स के स्पोर्ट्स होते हैं, उसको आप इमेज के द्वारा देख लीजिए। वेरियस टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स, जो स्पोर्ट्स है डिफरेंट टाइप्स का है ना। तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ इमेज दिख रहा होगा यहाँ पे बेहतरीन ढंग से। ये जो स्पोर्स है ना, इसके अंदर आप ये देख रहे हैं ना, जू स्पोर है। इस जू स्पोर में आप देख रहे हैं कि कुछ इसमें हेयर फॉलिकल्स जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस हेयर फॉलिकल्स को हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लैजिला के नाम से जानते हैं। और ये फ्लैजिला होने के चलते ये एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकता है, खुद से गति कर सकता है। इसलिए ये जू स्पोर क्या है, मोटाइल स्पोर्स है। और इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो आपको सेकंड नंबर इमेज में दिख रहा है, इसको हम लोग कोनिडियोफोर बोलते हैं। और ये जो लास्ट में आप देखें हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर एक छोटा छोटा सा स्पोर्स बना है, ये चैन ऑफ स्पोर्स है। यानी इस स्पोर्स को हम लोग कोनिडिया के नाम से जानते हैं। इस छोटे छोटे स्पोर्स को कोनिडिया कहते हैं, और पूरे इस कोनिडिया के चैन को क्या कहेंगे, चैन्स ऑफ कोनिडिया। ये इसमें से क्या होगा, टूटकर बाहर जाएगा। बाहर जाने के बाद से वो किसी नम स्थान पर या मॉइस्ट प्लेस पर वाटर को रीअब्जर्व करेगा और जर्मिनेट करके फिर अपने पेरेंटल बॉडी के समान स्ट्रक्चर बना लेगा। तो ऐसे इसकी जो संख्या होती है काफ़ी तीव्र गति से फैलती है। यहाँ पे आप ये देखिए, ये जो सी नंबर में आपको दिखाया गया है, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। ये यानी कि क्लेमाइडो स्पोर्स है। क्या है ये? क्लेमाइडो
स्पोर्स है, ये अंदर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये कैसा है आप बताइए, ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है? तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कोई फ्लैजिला नहीं है। जैसे इसमें आप यहाँ पे दिखाएगा ना, इसमें फ्लैजिला है, लेकिन इसमें ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या है? नॉन मोटाइल स्पोर्स है। यानी इसको हम लोग को, इस स्पोर्स को किस नाम से जानते हैं? क्लेमाइडो स्पोर्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको एक यहाँ पे दिख रहा होगा ओइडिया, ये ओइडिया है, ये भी एक नॉन मोटाइल स्पोर्स है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखिए क्या है? स्पोरेंजियो स्पोर दिख रहा है। ये जो स्पोर्स है ना, इस स्पोर्स को क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर। ये स्पोरेंजियो स्पोर जिसमें बनता है, इस कवरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। स्पोरेंजियम क्या है? सिंगुलर वर्ड है, और जब एक से ज़्यादा स्पोरेंजियम बनता है तो उसको स्पोरेंजिया प्लुरल में बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोर बनता है उसको क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। ये स्पोरेंजियो स्पोर यानी यहाँ पे अगर अर्थ पे या किसी मॉइस्ट प्लेस पर गिरेगा तो वो जर्मिनेट कर कर यहाँ पे देखिए कुछ स्टोलेंस बनाएगा, या इसको माइसिलियम कह सकते हैं, और ये या इसको हम लोग राइजोडल हाइफी के भी नाम से जानते हैं। ये स्ट्रक्चर्स फॉर्म करेगा और उसके बाद से यहाँ पे जो पतला सा कुछ थिन लाइक स्ट्रक्चर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्पोरेंजियोफोर के नाम से जानते हैं। और ये स्पोरेंजियोफोर जो होता है अपने टॉप पार्ट पे यानी सबसे अंतिम पार्ट पे क्या करता है? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर या राउंडेड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम के नाम से जानते हैं। और इस स्पोरेंजियम के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्पोर्स आप देख रहे हैं, जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसका स्पोरेंजियम रप्चर्ड होता है, यानी फट जाता है। फटने के बाद से इसमें से जो स्पोर्स है वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलकर इतना हल्का होते हैं कि वो हवा में भी इधर से उधर क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं। तो आपको ये जो इमेज के द्वारा विभिन्न यानी डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स को दिखाया गया है, ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि स्पोर्ट्स क्या है और कैसे स्पोर्ट्स के द्वारा नया जनरेशन बनता है। और इस प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्पोरुलेशन या स्पोर फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और आज हम लोग कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के द्वारा हम समझेंगे कि इतना देर से जो भी हम पढ़ाई किए हैं उसमें से कितना हमारे दिमाग में वो फिट है और कितने दिमाग से बाहर चला गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दिखाया गया है। आप इसको देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पेनिसिलियम फंगस यूजुअली टेक्स प्लेस थ्रू। अब आपको ये क्वेश्चन को देखकर बताना है कि जो पेनिसिलियम जो एक प्रकार का फंगस है उसमें एसेक्सुअल का कौन सा टाइप्स के द्वारा नया जनरेशन बनता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये है बाइनरी फ्यूजन, बी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं कोनिडिया, सी नंबर ऑप्शन में देख रहे हैं जेम्यूल्स, और डी ऑप्शन में देख रहे हैं बडिंग। तो फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। और ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। ये बताना है कि जो पेनिसिलियम फंगस है उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा टाइप्स के द्वारा उसमें रिप्रोडक्शन होता है। तो आप ये देखिए, बाइनरी फ्यूजन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। इसमें ये कोनिडिया भी है, जेम्यूल्स भी है, बडिंग भी है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। आप इसके आंसर को कमेंट करके फटाफट बताइए। तो बहुत सारे बच्चे का जवाब बहुत सही आ रहा है। इसका आंसर होगा बी, यानी कोनिडिया के द्वारा। अभी ना आप पढ़े हैं इसको, इतना जल्दी भूल जाइएगा।
तो आपको तो कोई भुलक्कर कह देगा ना। आप इससे बचिए और अपने माइंड को शार्प बनाए रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म 5 व्हील पर। आपके माइंड को शार्प बनाएंगे हम और हमारी टीम। आप नज़र को इधर उधर लेकर नहीं जाइए, आप कंटिन्यू बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, देखिए तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देयर इज नो नेचुरल डेथ इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज। आपको बताना है कि कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, जैसे अमीबा की बात करते हैं चाहे बैक्टीरिया की बात करते हैं, इसमें नेचुरल डेथ नहीं होता है, प्राकृतिक मृत्यु इस तरह के ऑर्गेनिज्म का नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, इस बात को बताना है। फर्स्ट इसका ऑप्शन देख रहे हैं, पेरेंटल बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑफ स्प्रिंग, यानी इसका जो पेरेंटल बॉडी है इसके ऑफ स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, इसके चलते इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। या सेकेंड ऑप्शन है दे कैनॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, यानी सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। क्या ये कारण है? या थर्ड ऑप्शन है दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, यानी ये बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, इस कारण से इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। या लास्ट ऑप्शन आप देख रहे हैं कि दे आर माइक्रोस्कोपिक, यानी क्या ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले ये ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए तो क्या कारण है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा हो चाहे बैक्टीरिया हो चाहे ऐसे और भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका नेचुरल डेथ नहीं होता है। तो फटाफट आप कमेंट करके बताइए और आप अपने माइंड को बिल्कुल बेहतरीन ढंग से वर्क करने पर विवश कर दीजिए, नहीं तो यही एक समय आपका है जो आपको आपके मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। अगर ऐसा आप नहीं कीजिएगा, अगर आपके माइंड के चलते आप इधर उधर गलत रास्ते पर गलत ट्रैक पर भटक जाइएगा तो यही आपको आगे चलकर काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो इस नुकसान से अभी बचे रहिए और अपने माइंड को कंटिन्यू मेरे साथ कनेक्ट कर कर रखिए। तो बहुत सारे बच्चे जवाब दिए हैं, अलग अलग जवाब आया है। इसमें हम देखते हैं कुछ बच्चे का बहुत ही सटीक आंसर आया है। इसका जवाब सही है ऑप्शन ए। क्यों, समझ लेते हैं इसको। पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द ऑफस्प्रिंग, यानी जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका जो पेरेंटल बॉडी जो होता है वो डिवाइड कर कर 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है, यानी उसका जो बॉडी है वो क्या कर रहा है, ऑफ स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो उसका नेचुरल डेथ कैसे होगा आप सोचिए। वो मर कर भी जीवित रहता है, किस फॉर्म में, वो अपने डॉटर सेल के फॉर्म में। इसलिए कहा गया कि इस धरती पर कोई इमॉर्टल है, अमरणशील है, तो वो है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। इसको छोड़कर किसी को हम नहीं कह सकते हैं कि वो अमर है, यानी जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु अवश्य होगा। ये बात आपको याद रखना होगा। तो चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। देखिए आपके लिए अगला क्वेश्चन है, अमीबा एंड ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फिजन एंड बडिंग रिस्पेक्टिवली बिकॉज दे आर। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अमीबा और जो ये ईस्ट है वो एसेक्सुअली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो टाइप है उसी टाइप के द्वारा ये क्या करते हैं, अपने जैसे नए जनरेशन का निर्माण करते हैं। ये अमीबा है फिजन के द्वारा और ईस्ट है ये बडिंग के द्वारा
यानी रिप्रोड्यूस करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, इसके लिए क्या कारण है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन जो दिख रहा है, पहला ऑप्शन है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इस कारण से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, इस कारण से ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, या यूनिन्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है। ये 4 ऑप्शन को देखना है, दिमाग को थोड़ा सा खपत करना है, उसका यूज करना है, और सोच समझकर कमेंट करके बताइए कि इसका सटीक आंसर क्या होगा। अरे बच्चे तो काफी एक्टिव लग रहे हैं, अभी इसका सटीक जवाब दिए हैं। ये है इसका सटीक आंसर सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे बच्चे का कमेंट में पूरा सी का तो लाइन लगा दिए हैं। वाह, इसी तरह आप मेहनत करते रहिए, और आपको भी ये क्वेश्चन देखकर बहुत मजा आ रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन बार बार हमें मिले। तो देखिए, ये यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होने के चलते अमीबा चाहे ईस्ट, ये दोनों क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसलिए इसमें जो रिप्रोडक्शन जो होता है एसेक्सुअली होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है और यूनिसेलुलर है, इसका बॉडी डिवाइड कर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए यानी इसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअली। तो आपको याद रखना होगा कि ताकि कभी जीवन में ऐसा कोई क्वेश्चन का सामना हो तो आप आसानी से उसका जवाब दे सके। आपके लिए देखिए बहुत ही आसान सा एक और क्वेश्चन रखा गया है, आप फटाफट देखिए और इसका कमेंट करके बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। हम क्वेश्चन को आपको एक बार समझा देते हैं। When offspring is formed by single parent, then it is called as। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सिंगल पेरेंट के द्वारा हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। पहला आपको ऑप्शन दिख रहा है, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, या उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, या बोथ ए एंड बी कहेंगे, या उसको फर्टिलाइजेशन कहेंगे। तो फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए तो कौन सा टाइप होगा, कौन सा प्रोसेस होगा जब सिंगल पेरेंट के द्वारा ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए बहुत सारे बच्चे का सही जवाब आ रहा है, जब सिंगल पेरेंट के द्वारा नए जनरेशन का फॉर्मेशन होता है तो उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसका सही जवाब क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर डबल पेरेंट की बात किया जाता तो वो शायद चला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन यहाँ पे बात किसका किया जा रहा है, सिंगल पेरेंट के द्वारा, यानी ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। आपके लिए एक और भी बहुत ही फेमस और छोटा आसान और जिसको आप आसानी से बना सके ये क्वेश्चन को रखा गया है। ये क्वेश्चन आप जो देख रहे हैं ना, ये एम्स 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। आपको ये जो 4 ऑप्शन दिख रहा है, इस चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट रिप्रोडक्शन का टाइप है, यानी जो ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का टाइप बताया गया इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दे रहा है कि बाइनरी फ्यूजन इन हाइड्रा। क्या हाइड्रा में बाइनरी फ्यूजन होता है, बडिंग इन ईस्ट, क्या ईस्ट में बडिंग होता है, फ्रेगमेंटेशन इन स्पॉन्जिला, क्या स्पॉन्जिला में फ्रेगमेंटेशन होता है, या जू स्पोर्स इन अमीबा, क्या अमीबा में जू स्पोर्स के द्वारा उसका नया जनरेशन बनता है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, आप अभी पढ़े हैं इस लेक्चर में कि ये कौन सा रिप्रोडक्शन का टाइप करेक्ट है। तो देखिए
बहुत सारे बच्चे का सटीक जवाब आ रहा है आंसर नंबर बी। तो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बी से जुड़े रहिए, और बी बोले तो बंटी सर से भी जुड़े रहिए। वैसे आपको पता है कि मुझे बच्चे प्यार से बंटी सर के नाम से जानते हैं, और वैसे मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि हमें बंटी सर से पढ़ना है, और आकर तब तक हम बोलते हैं आई एम मनीष कुमार सिंह। तो बताइए, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है, लेकिन प्यार से मुझे बच्चे बंटी सर के नाम से जानते हैं। तो आप भी बुला सकते हैं, आपकी इच्छा। तो देखिए इसका आंसर सटीक क्या होगा, बी होगा। ईस्ट में अभी हम लोग पढ़े हैं ना इस लेक्चर में कि बर्डिंग के द्वारा नया जनरेशन बनता है ईस्ट में। अब यहाँ पे देखिए ये गलत क्यों है। हाइड्रा जो है उसमें बाइनरी फ्यूजन थोड़ी होता है, हाइड्रा में तो बर्डिंग होता है। ये स्पॉन्जिला है, इसमें फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। और अमीबा में जूस्पोर तो बनता ही नहीं है, इसलिए ये सभी गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि ईस्ट में बर्डिंग होता है। तो आपको पता है काफ़ी देर से हम लोग क्लास को चला रहे हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि कब छुट्टी होगा, तो धीरे धीरे सब समय आ जाता है। इसी के साथ चलते हैं हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।